बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई एमडी कैट के स्टूडेंट्स वो तमाम तर कि जिन्होंने माशाल्लाह से अपना रीटेक दिया है और बहुत अच्छा स्कोर माशाल्लाह से हासिल किया है, तो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है जनाब, तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट है, उसमें रहते हुए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब एडमिशन फॉर्म जो फिल हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है, यानी कि एक ऑनलाइन बेस पे आपका फॉर्म सबमिट होगा और दूसरा जो है वो फिजिकल बेसिस पे होगा। तो अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, उसमें किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें काफ़ी ध्यान से काम करना है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसका अगर हमने ध्यान नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। तो इस वीडियो में वो तमाम तरह बातें आपके साथ की जाएंगी। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं लम्स की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है जी, और यहाँ जाने के बाद हमारे पास एडमिशन से रिलेटेड एक प्रोसीजर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एमबीबीएस और बीडीएस पब्लिक सेक्टर के लिए आपके पास एक पोर्टल बना हुआ है, एक जगह बनी हुई है, और उसके बाद एमबीबीएस और बीडीएस प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो आपके सामने अलग जो है वो जगह बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास जो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो ज़रा ना हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पूरा का पूरा एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है सर, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस है, उसके बाद हमारे पास एमबीबीएस के लिए पब्लिक सेक्टर, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एमबीबीएस पब्लिक सेक्टर के लिए फॉर्म है। ठीक है, उसके साथ फिर बीडीएस पब्लिक सेक्टर के लिए आपके पास अलग से फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस के लिए एप्लीकेबल यूजफुल होंगे ये भी बता दूंगा। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, वो कैसे जनरेट होगा, ये सारी बातें मैं भी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। मगर बस इतनी बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में आप इंशाल्लाह वो तमाम तर मालूमात हासिल कर सकेंगे कि जिसकी बेसिस पे आप अपने एडमिशन फॉर्म को बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में फिल कर सकते हैं और फाइनली एडमिशन के प्रोसेस का बाकायदा तौर पर आप हिस्सा बन सकते हैं। मगर उन सब बातों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको पता हो कि उसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है जी, 14 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो आपने इसके हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहां पर एक प्रोस्पेक्टस है, मैं जरा आपके सामने वो भी शेयर कर लेता हूं। जनाब ये प्रोस्पेक्टस नजर आ रहा है, ठीक है जी, जरा गौर कर लेते हैं जी। यहां पर एक टेस्ट डेट मौजूद है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं सर, ऑल प्राइवेट एंड मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी। ठीक है जी, उनके नाम यहां पर मेरे सामने मौजूद है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तमाम तर जो कि सिंध में रहने वाले बच्चों के लिए हैं, उनके नाम यहां पर मेंशन है। ठीक है जी, अब यहां पर कह रहे हैं 4 जनवरी से आपकी जो डेट है, ठीक है ना, वो शुरू हो चुकी है। 4 जनवरी से आपकी जो तारीख है उसका आगाज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, यहां पर 4 जनवरी से आगाज हुआ और ये एंड हो रही है 15 जनवरी 2025 को। पब्लिक सेक्टर की जो सीट्स हैं, ठीक है ना, उसका जो एडमिशन प्रोसेस आपको करना है उसकी आखिरी तारीख जो है वो 15 जनवरी है। आप इसको प्लीज मिस मत कीजिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म को फिल करने के तरीकाकार क्या होंगे, वो तो सारी बातें जाहिर सी बात है अभी आपके साथ डिस्कस होंगी। सर मैं अगर यहां पर बात करूं शेड्यूल डेडलाइन फॉर एडमिशन प्रोसेस और प्राइवेट सेक्टर के लिए डेट जो है वो 25 जनवरी है, मगर तारीख जो शुरू हुई है वो 4 जनवरी से ही शुरू हुई दोनों की। मगर यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए 25 जनवरी लास्ट डेट कंसीडर की जाएगी। तो भाई क्या हम लास्ट डेट का इंतजार करें? हरगिज नहीं, हमें अपनी लास्ट डेट आने से काफी दिन पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके फिल करके जरूर पहुंचाना होगा। ठीक है जी, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपके साथ मजीद शेयर कर रहा हूं, उसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो आपके फॉर्म फिलअप करने के प्रोसीजर के हवाले से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आप समझते हैं कि वीडियो हेल्पफुल होगी सब तमाम तर बच्चों के लिए एजुकेशन में रहते हैं, तो आप उनसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। सर यहां पे लिखा कैंडिडेट मस्ट बी, मैं इस पॉइंट पर बात कर, कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ सिंध हैविंग पीआरसी ऑन फॉर्म सी फ्रॉम टैग्ड डिस्ट्रिक्ट। सर टैग डिस्ट्रिक्ट क्या है, अभी इस पर की हमें वजाहत मिल जाएगी। टैग डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है वो कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के जो है ना ऑप्शंस मौजूद होते हैं, एडमिशन के लिए मौका उनके पास मौजूद होता है। टैग डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, अब मैं बात करता हूं अगर कराची में, तो कराची ईस्ट है, कराची सेंट्रल है, ठीक है, तो ये कराची में डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद गिडाब एक अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो कराची शहर के ही कई डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। फिर इसी तरह से अगर मैं ओवरऑल सिंध की बात करता हूं, वहां पे भी मजीद डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। तो सर जो यूनिवर्सिटीज की सीट्स ऑफर हो रही होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे होती हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 यूनिवर्सिटीज सीट्स ऑफर करती हैं या 4 यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, तो 4 यूनिवर्सिटीज टैग्ड यूनिवर्सिटीज कहलाएंगी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा।
टैग डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले बच्चों का जो है उन यूनिवर्सिटीज में दाखिला हो सकता है, तो जनाब टैग डिस्ट्रिक्ट उन्हें हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जाम्स, ठीक है जी, प्री मेडिकल ग्रुप, ठीक है जी, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ओके विद मिनिमम 60%, सही है, 60% कम से कम आपकी इंटर में होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया सेट है। अच्छा सर, जो आपने रीटेक, यहां पर जरा देखिए, जरा अहम बात है, रीटेक एमडी कैट रीटेक सिंध में जो हुआ है, जो दोबारा आईबी ने, इनफैक्ट आईबी ने दूसरा जो टेस्ट हुआ है वो कंडक्ट किया है, उसकी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। यहां पर कह रहे हैं सर आईबी रीटेक जो उसमें एटलीस्ट 50% होने चाहिए, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, और 50% होने चाहिए बीडीएस के लिए। यानी कि 200 नंबर के पेपर में से 100 नंबर अगर आपके हैं तो आप बीडीएस कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे। और अगर आपकी 55% यानी कि लगभग 110 या 110 से अबव स्कोर है, तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लीस्ट है, ये लीस्ट है कि जनाब इससे कम अगर आपका स्कोर है तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। 110 से अगर आपका कम स्कोर है टेस्ट में, तो आप एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन फॉर्म जब आप सबमिट करने बैठेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम 110 या 110 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए एमबीबीएस के लिए, 100 या 100 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए बीडीएस के लिए। ये क्लैरिटी आपके जहन में रहेगी तो आप डेफिनेटली बातों को और अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे तो मैंने अभी आपसे बात कर ली है पब्लिक सेक्टर की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या कंडीशंस हैं सर? प्राइवेट सेक्टर में भी ऑलमोस्ट यही बात हो रही है, बातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जाता हूं। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, वो उसका पैटर्न क्या होगा, आइए मैं आपको समझा देता हूं। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है सर। अभी हम आपको डाउनलोड भी कर लेंगे फॉर्म और फिल करने का तरीका भी बताएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है जी। लम्स की वेबसाइट से डन। कैंडिडेट्स हैव मैनुअली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम। देखो बेटा, ये सारी बातें ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एडवर्टीजमेंट में जो बातें हैं वो तुम्हारे काम की है। एमबीबीएस के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए सेपरेट तुम्हें फॉर्म सबमिट करना होगा। बीडीएस के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें सेपरेट फॉर्म सबमिट करना होगा, अलग अलग फॉर्म जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं मैनुअली भी, ऑनलाइन भी है, मैनुअली भी फिल करना है, ठीक है। यानी अगर मैं एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एमबीबीएस का, और फिजिकली वो फॉर्म भी फिल करके मुझे जो है वो टीसीएस देना होगा, टीसीएस करना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ बीडीएस करूं तो मुझे बीडीएस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, और फिजिकली जो है वो फिजिकल जो फॉर्म होता है वो फिल करके मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो पब्लिक सेक्टर में, तो मैं तो फिर मुश्किल में आ जाऊंगा, तो मुझे तो बीडीएस में फिर हो जाए, अल्लाह करे, तो मैं बीडीएस का फॉर्म भी अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए मैं बीडीएस का फॉर्म भी फिल करूंगा। तो इस तरह से एमबीबीएस के दो फॉर्म, एक ऑनलाइन हो गया, एक फिजिकल हो गया। बीडीएस के दो फॉर्म, एक ऑनलाइन हो गया, एक फिजिकल हो गया। इस तरह से आप फिल करेंगे। अभी मैं डिटेल भी बताऊंगा, मगर मोटी मोटी बातें अभी यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट्स हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। जब ऑनलाइन प्रोसेसिंग करेंगे उसकी प्रोसेसिंग फी है जो कि 2,540 रुपए का, इनफैक्ट एक वाउचर है वो आपको बनवाना होगा एट द डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ टीसीएस। भाई डेजिग्नेटेड ब्रांचेस कौन सी हैं सर? अभी आपको बताएंगे, परेशान नहीं हो, यहां पर जिक्र भी मौजूद है, मैं भी आपको डिटेल में जरूर गाइड कर दूंगा, ठीक है जनाब। Candidates will submit their application forms with all the prescribed documents as mentioned in prospectus। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। यानी कि कैंडिडेट को अपने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करवानी है, जमा करवानी है, जो कि प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई। फॉर्म के आखिर में वो एक चेकलिस्ट आपके सामने मेंशन कर दी गई है, मैं आपको इंशाल्लाह इस पर भी गाइड करता हूँ, सही है। अच्छा जी, अब मजीद क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो फरमा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, ठीक है, हमें मालूम है ऑनलाइन फॉर्म्स मौजूद हैं इस वेबसाइट पे। इट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट्स टू फिल बोथ काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, ऑनलाइन एंड पेपर बेस्ड। फाइन, दोनों फॉर्म्स फिलअप करने हैं। अगर आपने कोई एक फॉर्म फिल कर दिया है, काम नहीं बनेगा बेटा, काम नहीं बनेगा, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, प्रोसेस ही नहीं हो सकता। प्रोसेस अगर आप करवाना चाहते हैं अपने एडमिशन, तो आपको दोनों फॉर्म्स करने होंगे, यानी कि ऑनलाइन भी और फिजिकल भी, ठीक है जी। कैंडिडेट्स मस्ट कोरियर मैनुअली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ओके सर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमें कोरियर करना होगा अपने ये फॉर्म फिलअप करके। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एंटरटेन्ड। ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझ लो।
भाई 15 जनवरी से पहले पहले तुम्हें ये काम कर लेना है हर हाल में। 15 भी चलो रहने दो, 14 कर लो, चलो 14 दिमाग में रख लो कि 14 से पहले पहले तुम्हें करना है। क्योंकि 15 क्यों नहीं, कि अगर तुम ऑनलाइन अपनी पेमेंट्स वगैरह करते हो तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगी, फंस जाएगा एडमिशन। 15 से पहले, 14 से पहले पहले ये तुम्हें अपना काम निपटा लेना है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह, ओनली ₹360 विल बी चार्ज बाय टीसीएस व्हाइल सबमिटिंग ईच एप्लीकेशन फॉर्म। देखो ईच का मतलब हो गया हर एक फॉर्म। अगर मैं एमबीबीएस के लिए कर रहा हूं और बीडीएस के लिए भी कर रहा हूं तो हर एक के 360 रख लो। यानी अब तुम्हारे पास जो टोटल चार्जेस बन रहे हैं जमा करवाने के वो आ रहे हैं ये 2,540 रुपए। टीसीएस वाले 360 रुपए अपनी सर्विस के लिए ले रहे हैं। तो भाई कम से कम दिमाग बना लो कि 3,000 रुपए आपने अपने प्रोसेसिंग फी के तौर पे रखने हैं, कर लेने। ये एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं, पैसे ज्यादा ही लेके जाना, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर उन्होंने रैंडमली आपके सामने एक चीज, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में आपके सामने एक बात रख दी है। वो क्या क्या है जरा देखो। कह रहे सर मैट्रिकुलेशन मार्क सर्टिफिकेट और ओ लेवल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट IBCC, ओके। अभी सारी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। HSC प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट, ओके सर। CNIC बे फॉर्म, उसके बाद फिर नादरा का जो NICOP है वो चाहिए, ठीक है जनाब, ठीक है। CNIC ऑफ फादर और मदर, ठीक है जी। कैंडिडेट्स डोमिसाइल एंड PRC, ठीक है जी। एमडिकेट स्कोर, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, कॉपीड फॉर्म में होनी चाहिए। ये आपको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करवानी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक लिस्ट है जिसमें तमाम तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र है। तो मैं चाहूंगा कि मैं उस लिस्ट पर आपसे ज्यादा बात कर सकूं, ज्यादा बात मेरी आपसे उस हवाले से हो सके, ठीक है। बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, आपकी एक प्रोसेसिंग फी है वो आपको पे करनी होगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना है, एमबीबीएस का अलग से, बीडीएस का अलग से, अगर आप दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकल फॉर्म दोनों का, अगर दोनों में अप्लाई करें तो दोनों का अलग अलग जमा करवाना है, ठीक है ना। अब वो फॉर्म से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी सारी चीजें डिटेल दे रहा हूं, मगर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, मैं तुम्हारी तवज्जो वहां दिलाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर जब तुम वेबसाइट पे जाते हो तो तुम्हारे सामने प्रोस्पेक्टस खुलकर आ जाता है, ठीक है। वेबसाइट पे गए, वहां पे प्रोस्पेक्टस पे क्लिक किया, प्रोस्पेक्टस तुम्हारे सामने खुलकर आ गया। अब प्रोस्पेक्टस में तुम्हारे पास क्या क्या डिटेल्स है, अगर तुमने प्रोस्पेक्टस को ढंग से पढ़ लिया है तो तुम्हारे लिए फॉर्म का सॉल्व करना, फॉर्म को फिल करना कोई फिर मसला ही नहीं रहेगा, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। वो भी गाइड कर दूंगा, मगर प्रोस्पेक्टस में तुम्हारी काम के लिए क्या क्या बातें हैं आओ जरा इस पर गौर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में इनिशियली तो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात हो रही है, मगर जरा मैं तुम लोगों को यहीं पर हाईलाइट कर दूं सर, यहां पे ना लम्स, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेस, DUHS, JSMU, ठीक है। इस तरह से पम्प्स है, इस तरह से SMBBMU है, ठीक है ना। उसके बाद KMU है, चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद GMC, SMBBMC है, ओके सर। उसके बाद है GMC और उसके बाद है KMC, ठीक है जनाब। ये कुल 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस पर आपसे बात हो सकती है, मगर मैं जब बात कर रहा हूँ उन बच्चों की कि जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मौजूद होते हैं। 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जनाब, डाव है, JSMU है, KMDC है, SMBBMC, ठीक है ना। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ठीक है ना, वहाँ पे है। इसी तरह से लम्स में कुछ सीट्स जो है ना वो मिलती हैं कराची के बच्चों के लिए, तो जनाब इस पर आपसे ज़रूर बात हो सकती है। जो कराची के अलावा किसी जगह का डोमिसाइल रखते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहां अपने एडमिशन को वो ज़रूर एडमिशन हासिल करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो उनकी डिटेल भी अभी मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टस से ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि होता यह है बच्चे ना प्रोस्पेक्टस खोल के नहीं पढ़ते। जब प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते तो 10,000 सवाल उनके जहन में बैठे होते हैं जिनका जवाब उनको नहीं मिल रहा होता, फिर वो परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूं आपको एग्जैक्टनेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए, ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले हम जाते हैं, यस, जाहिर सी बात है प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले जिक्र होता है उन लोगों का कि जो बड़े लीडिंग किरदार उनका रहा है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, ठीक है जी। लम्स, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज में क्या कुछ डिटेल आपके सामने है, आइए ज़रा देख लीजिए। शुरू में तो प्रोग्राम्स के बारे में बताई गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ मेरिट सीट्स, मेरिट सीट्स के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सीट्स किस डिवीजन के लिए मौजूद हैं। अभी कौन सा प्रोग्राम है भाई, ये देख लीजिए, MBBS के लिए। ये मैं आपको सिर्फ 1 से 2 यूनिवर्सिटीज का इस तरह से समझाऊंगा, बाकी यूनिवर्सिटीज का आपको खुद देखना होगा, ठीक है। MBBS की सीट जो हैं वो कहाँ मौजूद है, बदीन, हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, थरपारकर, ठट्टा, उमरकोट, ठीक है भाई। तो ये 294 सीट जो आपको नजर आ रही है डिवाइडेड, वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है जी। आगे जाइए,
29 candidates will be selected for admission at DAO and JSMU कराची on merit cum choice। ठीक है जनाब, रेसिप्रोकल सीट जिसको हम कहते हैं कि जनाब लम्स की जो सीट्स डाउ में लम्स की बेसिस पे अप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं उनकी कुछ सीट जो हैं वो डाउ में बनती हैं। ठीक है जी, उनकी कुछ सीट जो हैं वो JSMU बनती हैं। तो जनाब कुल 13 सीट्स ऐसी हैं जो कि इन स्टूडेंट्स की लम्स के प्लेटफॉर्म से डाउ में और JSMU में बनती हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे ये डिवीजन भी बता दिए गए कि किसके डिवीजन से ये सीट्स इन बच्चों को मिल रही हैं। सही है ना जी। अच्छा उसके बाद ओके 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 सेल्फ फाइनेंस में क्या है? सेल्फ फाइनेंस में भी जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का डिस्ट्रिक्ट्स का नेम मौजूद है कि जनाब लम्स में सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बच्चे अपने एडमिशन और कितनी सीट्स पर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, MBBS सीट्स अंडर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम UDP इसे कहा जाता है। ओके जी, तो डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे 294, ठीक है जनाब, सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे 53 और अदर एडमिशन कैटेगरीज में 16 सीट्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन की 16 सीट्स हैं, तो कुल मिलाकर 350 सीट्स बन रही हैं। ठीक है जी, ये हो गया MBBS। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आगे जाता हूं तो सर BDS में नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज मौजूद है। ठीक है, तो टोटल सीट्स जो हैं वो मेरे सामने आ रही हैं। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद फिर जो है मजीद जो सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे वो 15 है। सही है ना। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि जनाब यूनिवर्सिटी जो अपनी सीट्स का क्राइटेरिया बताती है वो किस तरह का होता है, किस तरह की सीट्स बच्चों को मिल रही होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे कितनी सीट्स हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की कितनी सीट्स हैं, ये मालूमात हर एक यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रोस्पेक्टस में गिवन है। मैं इंटरेस्ट रखता हूं डाउ में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ JSMU में, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ KMDC में, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ SMBB MCL यानी कि लियारी में। ठीक है ना, शहीद मोहतरमा बेगम भुट्टो मेडिकल कॉलेज है लियारी में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो भाई मैं उसके तमाम तर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर देख सकता हूँ। अभी हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान, हमारी बात इस चीज़ पर होगी इंशाल्लाह कि सर ये तो चीज़ें ठीक हैं। अभी मैं आपको एक स्किम करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी वाइज, और रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि सर हमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, सर हमारा जो एडमिशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल होगा, उसकी डिटेल्स क्या हैं, ये सारी बातें अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह करने लगा हूँ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो कि कराची में मौजूद बच्चों के लिए टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है और बहरहाल पाकिस्तान की भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। ठीक है ना, तो ज़रा आइए इसका कुछ हाल देख लें क्योंकि मुझे इस पर आपसे बात करनी है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए डाउ में, मगर वो एडमिशन होता है नहीं होता, उसकी कुछ ना ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले देख लीजिए कि डाउ MBBS की मेरिट पर कितनी सीट्स ऑफर कर रहा है। कहने चला ओपन मेरिट DMC 1 सीट फॉर BMC। ठीक है जी, 237 कराची डिस्ट्रिक्ट की 237 सीट्स हैं, रिजर्व सीट फॉर बलूचिस्तान 1 सीट है। तो 237 सीट्स जो हैं वो डाउ MBBS मेरिट की बेसिस पे हासिल हो रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद रिजर्व सीट फॉर कैंडिडेट्स वो 22 सीट्स हैं। ठीक है, आगे जाते हैं सर। उसके बाद रिजर्व सीट्स फॉर कैंडिडेट आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, डिसेबल्ड कैंडिडेट की सिर्फ 1 सीट है, डिसेबल्ड कैंडिडेट की सिर्फ 1 सीट है ओपन मेरिट पे। ठीक है, अच्छा जनाब सेल्फ फाइनेंस जिसको हम UEDP लोकल कहते हैं उसमें 43 सीट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की 10 सीट्स हैं, नॉमिनेटेड कैटेगरीज की कुल 16 सीट्स हैं। तो जनाब हमारा टारगेट जो है वो क्या है, हमारी टारगेटेड जो सीट्स हैं वो तो सर ये हैं, तो हमें इसके मुताबिक फिर सोचते समझते हुए आगे बढ़ना है। सही है जी, चलें आगे चलते हैं। सर यहाँ पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर बात हो गई है। ठीक है जी, अभी मैं MBBS की बात करूं तो चलो BDS को भी हम देख लेते हैं। सर BDS में क्या सिलसिला है जरा देखिए जी। BDS में आपके पास बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं सीट्स। ओपन मेरिट की सीट्स कराची डिस्ट्रिक्ट में कितनी आ रही हैं, ये देखिए ओपन मेरिट में कराची डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो 81 हैं। ठीक है जी, 81 कराची के डोमिसाइल पर मिलने वाली सीट्स हैं। ठीक है जी, आगे जाते हैं सर। उसके बाद फिर DDC, अच्छा ओपन मेरिट पे 50 सीट्स हैं। ओके ओके, उसके बाद DIDC। ठीक है ना, ये भी डेफिनेटली एक डेंटल कॉलेज का नेम है। 48 सीट्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो जनाब हमारे पास
खास 3 कॉलेजेस के बारे में डिटेल मिल रही है बीडीएस के हवाले से। एक तो जनाब जो है वो इशरुद्दीन इबाद मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज कॉलेज है, ठीक है जनाब। उसके बाद डाउ डेंटल कॉलेज, उसके बाद डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है। ये 3 कॉलेजेस हैं जहां पर आपको ओपन मेरिट की बेसिस पे एडमिशन हासिल हो सकता है। तो जनाब 81 सीट्स ये, 50 सीट यहाँ पर और 48 सीट यहाँ पर, ये ओपन मेरिट की सीट्स हैं। यानी अगर कोई बच्चा ख्वाहिशमंद है कि वो बीडीएस में एडमिशन ले ओपन मेरिट के लिए, तो उसकी टोटल सीट्स ये बनती है। यहाँ से ही वो एडमिशन अपना सिक्योर कर सकता है, हासिल कर सकता है। सर फीस क्या है? सर ट्यूशन फीस है 48,000, ये एमबीबीएस के लिए है, ये एमबीबीएस के लिए है, ठीक है। 48,000 एमबीबीएस के लिए जी। सर क्या बीडीएस की फीस में कोई डिफरेंस है? सर बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, आप देख लें। अच्छा जी, ट्यूशन फी है 48,000 ओपन मेरिट, ठीक है। आगे जाएंगे सर। अगर मैं बात करूं डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की, ओके, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की, तो सर यहाँ की फीस जो है वो 20,000 अमेरिकन डॉलर्स, यानी कि आपके 20,000 अमेरिकी डॉलर जो है आपकी वो फीस की मद में, ट्यूशन फी की मद में जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा आगे चले जाते हैं, जो हमारे बीडीएस के कॉलेजेस हैं, डॉक्टर इशरुद्दीन इबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ एंड साइंसेज। सर ट्यूशन फी है, ओपन मेरिट की ट्यूशन फी बता रहा हूँ, ओपन मेरिट की ट्यूशन फी है 2 लाख रुपीस, ठीक है जनाब। और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज की है 7,50,000, ठीक है जी। और डाउ डेंटल कॉलेज की है ट्यूशन फी 7,50,000, यानी कि ये वो फी है कि जो आप बीडीएस के हवाले से ओपन मेरिट पे आपको पे करना होगी। तो सर सिंपल साइंस, फी का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आ गई। सर कुछ ऐसी ही सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें जेएसएमयू में नजर आती है, सर ऐसी कुछ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो वो केएमडीसी में नजर आती है। तो आपने प्रोस्पेक्टस में इस बात का जायजा लेना है कि आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमबीबीएस की कितनी सीट्स डाउ में मौजूद हैं, एमबीबीएस की कितनी सीट्स जो है वो जेएसएमयू में मौजूद हैं, एमबीबीएस की कितनी सीट्स जो है वो केएमडीसी में मौजूद है। इसका इल्म आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। ये आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, जरूरी भी है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मैं आपके साथ जाना चाहता हूं एप्लीकेशन फॉर्म। ऑब्वियस है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जब जाते हैं तो बड़े इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे सर? आप यहां जाते हैं, वेबसाइट आपने खोली हुई है, ठीक है। वेबसाइट पे आपके पास डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एमबीबीएस, आप यहां चले गए, आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपने उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है जी। तो आप इजीली उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम या हैक्टिक नहीं होगा। अब उस फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है मैं आपको समझा देता हूं, टेंशन नहीं है, सही है जी। जी आइए सबसे पहले हम इस फॉर्म की कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट, मैं कराची में रहता हूं, कराची में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं कराची सेंट्रल में रहता हूं, मैंने कराची सेंट्रल लिखा, ठीक है जी। तो आपको इजीली जो है ना, आप अपना सीएनआईसी देखें, उस पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। आपने डोमिसाइल या पीआरसी के डॉक्यूमेंट को देख लें, उस पर भी आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ मिल जाता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने फिल किया, अब मुझे ये फिल करना है कैपिटल लेटर्स, कैपिटल फॉर्मेट में, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ईस्ट है, मैंने ईस्ट मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा सर इसमें यहां पे लिखा है पेस्ट हियर, मैं यहां पर मौजूद हूं, पेस्ट हियर अ रीसेंट फोटोग्राफ, ठीक है जी। यानी मुझे यहां पर अपनी रीसेंट फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीर जो है वो यहां पर लगानी है। पासपोर्ट साइज डेफिनेटली उसका होना चाहिए। इंश्योर योर नेम, फुल नेम इज रिटन ऑन द बैक ऑफ ईच फोटोग्राफ। सर ईच फोटोग्राफ का मतलब क्या भाई? इसके साथ आपको मजीद 4 तस्वीरें लगानी है, उन 4 तस्वीरों में आपका नाम उस तस्वीर के पीछे बिल्कुल साफ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होना चाहिए। एक तस्वीर आप यहां लगा लीजिए, मजीद 4 तस्वीरें आप जमा करके उसके पीछे नाम लिखकर आप उसके साथ अटैच कर देंगे अपने फॉर्म के साथ। ये काम करना जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्म आपकी नजरों के सामने है, करना क्या है? ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आप वेबसाइट पे जाके फिल नहीं करें, वेबसाइट पे जो फिल होगा वो अलग फॉर्म है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, कलर प्रिंट निकलवाइएगा और कलर प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसको बहुत तरीके से, तमीज से और साफ सुथरे अंदाज में फिल करना है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं जनाब प्लीज रीड द फॉलोइंग फॉर्म केयरफुली एंड फिल एट ऑल द कॉलम्स इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स में आप इसको फिल कर लीजिए बराहे करम विद ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म्स आर मैंडेटरी, वो याद दिला रहे हैं बार बार, ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरना, सिर्फ और सिर्फ ये भरना काफी नहीं होगा, ठीक है जी। नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं, मसला नहीं है। ऑब्वियस है कि आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फादर्स नेम जो CNIC पर आपके पास लिस्टेड है, काइंडली वही नेम लिखिएगा। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ, एज, ओके, 12/11 और मैं लिख देता हूँ 2004। 2004 और मेरी एज इस तरह से बन गई है 24 ईयर्स। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ सही है जी। सरनेम, सरनेम ठीक है जी, मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा, मेल, ओके ओके, रिलीजन इस्लाम, ठीक है। अब भाई कोई फीमेल है, जाहिर सी बात है कि वो फीमेल अपना जेंडर लिखेंगे। किसी का रिलीजन कुछ और है तो वो कुछ और रिलीजन यहाँ पर मेंशन करेगा। ये बहुत ही अंडरस्टूड और ऑब्वियस बातें हैं, सही है। तो फॉर्म फिलअप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है जी। आगे जाते हैं। सर नेशनलिटी, ऑब्वियसली, ठीक है जी, नेशनलिटी पाकिस्तान है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कैंडिडेट मेंशन करना होगा, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आपका बना हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपना डोमिसाइल देखना है, ठीक है। डोमिसाइल पर आपका जो रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो मेंशन होगा। आप बराह करम वो मेंशन कीजिएगा, बहुत ध्यान से, गलती मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैंने ईस्ट लिखा है, चलें जी के, ठीक है, मैं ईस्ट मेंशन कर देता हूं, सही है। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी, ठीक है जनाब। पीआरसी और डोमिसाइल का ऑब्वियस है कि जनाब जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी फादर मदर। अब ये जरा एक इंपॉर्टेंट बात है, फादर या मदर, वालिद हयात हैं, डाइवोर्स नहीं हुई है, ठीक है, वही आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, तो सर फिर डॉक्यूमेंट जो है ना फादर का अटैच होगा। अगर सपोज कर लेते हैं खुदा न खास्ता किसी के वालिद हयात नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा डॉक्यूमेंट में, और उसके साथ फिर जो है वह मदर की तमाम तर डिटेल्स यहां पर फिर ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा है जिसके वालिद और वालदा दोनों हयात नहीं हैं और उसको कोई गार्जियन देखता है, तो फिर तीसरे नंबर पे गार्जियन की डिटेल जो है वो वहां पर ऐड होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी, फादर का पीआरसी, मिसाल के तौर पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, उसको सुनना। देखो, मेरे फादर का पीआरसी और डोमिसाइल जो कराची का बना हुआ है, मेरा भी डोमिसाइल और पीआरसी कराची का बना हुआ है, तो कराची की जो सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज में, उसकी बेसिस पर मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक हो गया। मेरा और मेरे फादर का कराची का डोमिसाइल होना जरूरी है अगर जेके में कराची के डिस्ट्रिक्ट से अपना एडमिशन हासिल करना चाहता हूं। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। मेरा और मेरे फादर का जो डोमिसाइल और पीआरसी है वो कराची का होना जरूरी है अगर जेके में अप्लाई करना चाहता हूं कराची की सीट्स पे। और अगर मेरे फादर का डोमिसाइल या पीआरसी जो है वो कराची का नहीं बना हो तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, ये जरूरी है, कराची की सीट्स पे अप्लाई करेंगे ना, तो कराची की सीट्स पे ये फिर आपके पास होना जरूरी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फादर ऑफ पीआरसी फादर, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर, ठीक है भाई, हमने बता दिया कि फादर का भी कराची का है, ठीक है। अच्छा जनाब, CNIC और बे फॉर्म नंबर ऑफ अ कैंडिडेट, CNIC नंबर मेंशन करना होगा, ठीक है भाई। CNIC नंबर मुझे याद था तो मैंने अपना मेंशन कर दिया। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC, अब CNIC मेरे पास होना चाहिए, मेरी नज़रों के सामने होना चाहिए ताकि इशुएंस की जो डेट है वो उस पर मेंशन हो। अब मुझे उसकी एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, तो मैं एक रैंडमली डेट यहाँ पर जो है ना वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 2021 चलें, ठीक है। डेट ऑफ इशुएंस हो गया। अच्छा जी, कैंडिडेट्स ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस जो कि एक्टिव है, जिस पर आप ईमेल रिसीव करते हैं, आपने वो लिखना होगा, ठीक है जी। मेरी ईमेल एड्रेस क्या है, जुनेद जफर, अरे भाई साफ लिखो वरना वो कहेंगे हमें समझ ही नहीं आया। ये लो भाई, साफ सुथरा लिख दें, जुनेद जफर.IBA-grads, ठीक है जनाब, @gmail.com, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, फोन नंबर मेरा अपना पर्सनल फोन नंबर कौन सा होगा मैं वो मेंशन करूंगा, ठीक है। ये फोन नंबर, ठीक है, मैं चाहूं तो दोनों जगह पर अपना नंबर लिख दूं, मसला नहीं है, मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अभी बेसिक डिटेल है, अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिससे ना आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हमारा फॉर्म फिल हो गया है। अब जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठे ना, तो मेरी आप सब बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसमें आपका बहुत फायदा है। वो क्या है सर? वो ये है कि आप जब फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठे तो आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट सामने होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए।
आपके सामने, नजरों के सामने होने चाहिए, ताकि आप फौरन ये डिटेल वहां पर ऐड कर सकें। सही है जी। अच्छा, ये चलें, हमने ये काम कर लिया, आगे जाते हैं सर। आगे क्या फरमा रहे हैं सर? एमडी कैट का रोल नंबर। ठीक है सर, मुझे याद होगा, मैं फर्स्ट कर लेते हैं, मेरा रोल नंबर जो है 12496। सपोज सर टेस्ट सेंटर कराची, ओके, एनईडी यूनिवर्सिटी। ठीक है जनाब, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? मैंने एमडी कैट के टेस्ट में 200 का पेपर था, तो मैंने मार्क्स हासिल कर लिए 162 सपोज। ठीक है, सारी चीजें हम सपोज करके आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलिए सर, मुझे बताना पड़ेगा सीट नंबर। ठीक है जी, कब का सीट नंबर? मैट्रिक। ठीक है जी, पासिंग ईयर। ठीक है जी, मैट्रिक का पासिंग ईयर। नेम ऑफ बोर्ड आपको मैट्रिक का बताना है, सही है, उसके बाद फिर इंटर का बताना है। ठीक है, तो मैट्रिक बोर्ड कराची बोर्ड है। ठीक है, तो मैंने चाहूं मैं बिल्कुल मेंशन कर सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, इंटर के लिए, ठीक है जी, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप, ज्यादा बेहतर ये है। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ये आपने बोर्ड मेंशन कर दिया है। टोटल मार्क्स आपने कितने हासिल किए थे आउट ऑफ, अब देखो ये पैटर्न ना जरा याद रखो, कितने में से कितने हासिल किए थे, फिर इस तरह से मेंशन करना होगा। यानी कि मैंने 1100 में से सपोज 900 मार्क्स हासिल किए थे, तो मुझे इस तरह से मेंशन करना होगा, इस तरह से मेंशन करना होगा। मैंने यहां पे मार्क्स हासिल किए 850, कितने में से हासिल किए? 850 बाई 85 नहीं, 85 पे तो मेरा कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने हासिल किए हैं 800। ठीक है, इंटर में मेरे मार्क्स टोटल मिलाकर ये बन रहे थे। ठीक है जनाब, मेरा मैट्रिक में डिवीजन क्या रहा है? डिवीजन रहा है ए ग्रेड। ठीक है जनाब, इंटर में क्या रहा है? ये ग्रेड रहा है। परसेंटेज क्या रही है? वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर देनी है, सारी चीजों को मैंने यहां पर हाईलाइट करना है, ये जरूरी है जनाब। ए ग्रेड रहा है, परसेंटेज मेरी रही है अराउंड 79। ओके, मैं ये सारी चीजें ना रैंडमली मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा मेरी परसेंटेज रही है 78 सपोज, चलें ठीक है, आगे चलते हैं सर। डेट ऑफ सबमिशन कौन सी होगी? अब जरा सुनो गौर से, तुमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, मगर ऑनलाइन फॉर्म में जो डेट ऑफ सबमिशन है, जब आप जमा करवा रहे हैं, कौन सा फॉर्म जमा करवा रहे हैं? आपका ये फॉर्म कौन सा है? ये फॉर्म वो है जिसका आपने प्रिंट आउट निकाला, इसको आपने मैन्युअली फिल किया, और जिस तारीख को आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे वो तारीख मेंशन कीजिएगा, जिस तारीख को आप ये फॉर्म तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके ये तमाम तर चीजें जमा करवाने पहुंचे हैं टीसी ऑफिस, वो तारीख, टीसीएस ऑफिस, वो तारीख लिखिएगा। फादर का सिग्नेचर होगा या गार्जियन का, या फिर फादर ऑफ एप्लीकेंट यानी आपका सिग्नेचर यहां पर हो रहा होगा। ठीक है भाई, ये तो फॉर्म का एक हिस्सा हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं सर। फॉर्म में क्या मौजूद है? नेम, अब किसकी डिटेल मांग रहे हैं? फादर की। नेम, उनका ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, उनका फोन नंबर ऑफिस का क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, फादर का सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ये बात याद रख लीजिए कि सर आपको तमाम तर पहले जो है ना वो तमाम तर डिटेल्स आपको पहुंच रही होती हैं आपके मेन एड्रेस पे। ठीक है, आप कहते हैं सर मेरा परमानेंट एड्रेस भी यही है और प्रेजेंट एड्रेस भी यही है, ओके, एक ही एड्रेस मेंशन कर दें, एक ही एड्रेस मेंशन कर दीजिए, इट डजंट मैटर। ठीक है, वहीं पर फिर आपके तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज अगर आपको पोस्ट की जाती है तो उस एड्रेस पे पोस्ट की जाएगी। कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी वो नंबर के जिस पर आपसे राब्ता किया जा सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब होता क्या है, जब बात करते हैं एडमिशन की, तो जनाब सबसे पहले डाव की मेरिट लिस्ट लग जाती है। ठीक है, इतने बच्चों का एडमिशन डाव में हो रहा है, एमबीबीएस में हो रहा है। ठीक है जनाब, उसके बाद जेएसएमयू की बारी आ गई, उसके बाद फिर जो है ना वो केएमडीसी की आ गई, उसके बाद फिर एसएमबीबीएमसीएल की आ गई। ठीक है, इस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फिर कहीं ऐसा होता है किसी जगह पर कोई सीट अगर किसी ने छोड़ दी है, वैकेंट रह गई है, और आप उस मेरिट पर आ रहे हैं, तो आपको कॉल की जाती है कि भाई आज का वक्त है आपके पास या 2 दिन का वक्त है, आप आइए अपना एडमिशन यहां आकर सिक्योर कर लीजिए, फीस सबमिट करवाइए, एडमिशन ऑफिस सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है, बन रहा है। तो भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये है, तो आप वो नंबर लिखिएगा जो कि हर हाल में एक्टिव हो। इनएक्टिव नंबर नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना कि जिस नंबर को हम यूज ही नहीं करते, वो नंबर लिखना है जो 24/7 आपके पास होता है, एक्टिव होता है, उस पर आपसे बात हो सकती है, उस पर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। तो भाई ये वो नंबर आपने जरूर मेंशन करना होगा। ठीक है,
नेम ऑफ अ पर्सन है, हो सकता है फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप बताना है, एड्रेस बताना है, फोन नंबर हो, मोबाइल नंबर। कोशिश कीजिए कि इस कॉलम को ध्यान से फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को और एक्सपीरियंस हो चुका है कि जहां तमाम तर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है मगर लियारी में एक सीट वैकेंट थी, बच्चे का मेरिट आ रहा था स्पेसिफिक कराची के डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है ना, तो उसको फिर कॉल की गई, उसको कहा गया कि भाई सीट एक वैकेंट है जिस मेरिट पर आप उतरते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि आप मेरिट पे सीट ले लीजिए तो आप जरूर आ जाइए इस तारीख को अपना फॉर्म से अपनी तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जब ये प्रोविजनल लिस्ट वगैरह सब लग जाती है, सारी चीज हो जाती है, तो फिर कॉलेज जाना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप तशरीफ ले आइए। तो फिर वो गया वहां पर, उसका एडमिशन भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मगर ये चीज जो है ना इसीलिए फॉर्म के अंदर शामिल है। इमरजेंसी नंबर वो लिखे जो 24/7 एक्टिव होता है। आगे जाते हैं सर अब यहां पर ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखिए भाई, एज अ स्टूडेंट मैं कराची में रहता हूं, मैंने अभी प्रोस्पेक्टस को देखा तो मेरे पास डाउ यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस मेरिट पर सीट्स मौजूद हैं, जिना सेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीट मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर लिखा है पम्प्स, कोई लड़की है कराची से बाहर, डिस्ट्रिक्ट उसका कुछ और डोमिसाइल कराची का नहीं बल्कि किसी और रीजन का है, वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पम्प्स में सीट मौजूद है, जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिसको हम पहले KMDC कहा करते थे, अब उसको यहां पर KMU करके मेंशन किया गया है, सही है जी। अच्छा जनाब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ठीक है जी। तो ये 4 कॉलेजेस हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिसमें कराची के डोमिसाइल पर सीट्स मौजूद होती हैं, तो आप इन सीट्स को, इन कॉलेजेस का नाम लाजमन मेंशन करते हैं, MBBS के लिए लाजमन ओपन मेरिट के लिए मेंशन करते हैं। फिर ये मजीद लिस्ट भी मौजूद है जिसमें और भी कॉलेजेस के नाम हैं। तो भाई आप समझते हैं कि भाई इन कराची के डोमिसाइल पर इन कॉलेज में आप एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनका नेम आप अपनी प्रायोरिटीज में लिखें, यहां मेंशन आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद मजीद किसी कॉलेज का नेम भी लिखना हो तो आप जरूर उसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी रेसिप्रोकल सीट्स बनती हैं तो आपको उस पर भी कंसीडर किया जा सके, ठीक है भाई। लम्स का नाम आप 5वें नंबर पर लिख दें, पहले नंबर पर ये लिख लें, दूसरे नंबर पर ये लिख लीजिए, तीसरे नंबर पर ये लिख लीजिए, चौथे नंबर पर ये लिख लीजिए, 5वें नंबर पर ये लिख लीजिए। ओके फाइन, मजीद भी ऐड करना चाहे इस लिस्ट में तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे जाते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये तमाम तरह आपने कॉलम्स फिल कर लिए, नाम आपने इन मेडिकल कॉलेज के लिख दिए जहां पर आप एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं। ओके जी। फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स, कोई डिसेबल अगर है, माजूरी है, टेम्पररी है, परमानेंट है, पार्शियल है, कंप्लीट है, तो भाई वो मेंशन करना होगा, बताना होगा। उसके बाद फिर एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा अपनी डिसेबिलिटी को प्रूफ करने का, ठीक है। अच्छा, वो भी रिक्वायरमेंट होंगी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन एन एनवेलप। क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप में इकट्ठा करके आपको जमा करवाने होंगे, ठीक है जी। कंसीडर्ड फॉर ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, रेसिप्रोकल, ठीक है जी। अच्छा, द वेबसाइट इज द ओनली वे कम्युनिकेशन। ओके, वेबसाइट पर आपको फॉर्म अपलोड करना होगा, वो भी मैं सॉल्व करना बताऊंगा। फॉर 25 सीट्स इन SMBB MC लियारी डिवीजन वाइज फ्रॉम हैदराबाद मीरपुर खास। ओके, एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। सही है भाई। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो कराची के किसी और डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे लियारी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो भाई वो इस डिटेल को जरूर बहुत आसानी से कंसीडर कर सकता है। फिर यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर और फादर का सिग्नेचर करना होगा, ठीक है भाई। ये फॉर्म की कुछ डिटेल अभी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सर हमारे पास कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है फिल विद ऑल बॉक्सेस विद योर प्रेजेंट एड्रेस, सरनेम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये आपके पास 6 के 6 फॉर्म ये आ रहे हैं, बॉक्सेस बने हुए। ये आपने सारे फिल करने, इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, सारे आपने फिल करने हैं, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपके पास एक चेकलिस्ट आ रही है। चेकलिस्ट पर मैं जरा लंबी बात करूंगा, जरा गौर से देखना। मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल हो गया, प्रिंट निकलवाया था फॉर्म का, कंप्लीटली मैंने फिल कर दिया। फोटोग्राफ्स भी मैंने उसमें अटैच कर ली, एक फोटोग्राफ, नाम लिखा है पीछे अपनी फोटोग्राफ में, और मैंने उसको एक पाउच में एक छोटी सी जिसे कह सकते हैं ना अपने पास उस फॉर्म के साथ मैंने अटैच कर लिया, स्टैपल कर लिया, ठीक है। आगे चलें, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सबसे पहला सर MD कैट का एडमिट कार्ड, फाइन है मौजूद, बिल्कुल। आपने रीटेक एग्जाम दिया है, उसका एक एडमिट कार्ड आपको इशू हुआ था ऑनलाइन, वो आप उसका प्रिंट लेंगे, सही है सर। नेक्स्ट
एमडीकैट रिजल्ट इशू हुआ था, सही है ना, एमडीकैट का रिजल्ट आया था, वेबसाइट पे मौजूद है, जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपका नाम जहां आ रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए और वो एक प्रिंट आउट अपने साथ रखिए, वो आपका डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, फी जमा करवानी है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसका वाउचर जो है उसकी यूनिवर्सिटी कॉपी आपको मिल जाएगी। टीसीएस जाते हैं, अपना फॉर्म पूरा का पूरा सबमिट करवाते हैं, वहां से एक वाउचर देता है, उस वाउचर को भी आप यहां पर यूनिवर्सिटी कॉपी, उसकी जो यूनिवर्सिटी कॉपी होगी वो आप यहां पर सब इसके साथ रखेंगे, ये भी आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी अभी आपने बैठ के फॉर्म फिल किया है, अभी अभी जो आपने बैठ के फॉर्म फिल किया है, आप उसकी फिल्ड कॉपी फॉर्म फिल किया है वो आप जरूर इसमें शामिल रखेंगे, ठीक है सर। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है सर। कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट, सर एक तो हो गई मार्कशीट, एक हो गया मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फाइन है सर, ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, हम उसको जरूर यहां पर उसकी कॉपी जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जनाब कुछ बच्चों को जो है वो स्कूल से जो है ना वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो भाई जाइए, बोर्ड ऑफिस से नहीं मिला इनफैक्ट, तो भाई आप अपने स्कूल से, आप अपने कॉलेज से जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप इशू करवाते हैं, आप वो भी यहां पर अटैच कर सकते हैं। सर कॉपी ऑफ एचएससी प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, प्री मेडिकल सर्टिफिकेट यानी आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अटैच करेंगे, ठीक है। मार्क सर्टिफिकेट बिल्कुल आप वो अटैच करेंगे। कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम सिन, अगर आप माजूर हैं और आप जो कोटा है डिसेबल स्टूडेंट्स का उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं कि आप डिसेबिलिटी रखते हैं, तो आप जरूर जो है उसका सर्टिफिकेट शो करेंगे, ठीक है। कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अब ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो किसी ना किसी माजूरी का शिकार है, बाकी के लिए कंडीशन फॉल नहीं करती है, लिखा हुआ ना इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत हो, अगर आप समझते हैं ये चीज है तो फिर आप मेंशन करवाएंगे, वरना आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, तो फिर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, जरा मैं इसको ना आपके सामने हाईलाइट कर दूं, देखो, कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, PRC, जिसको हम जो है ना वो PRC फॉर्म C भी कहते हैं, तो ये आपका बना हुआ होना चाहिए, इसकी कॉपी जरूर आपके पास हो, फोटोकॉपी करवानी होगी इस डॉक्यूमेंट की। सर कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल बना हुआ है, आपने उसकी कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल रखनी है। कॉपी ऑफ फादर्स परमानेंट यानी फादर्स PRC, ठीक है, PRC, फादर का PRC डेफिनेटली बना होगा, आपने उसकी कॉपी भी बनानी है, फोटोकॉपी करवानी है और वो भी अपने डॉक्यूमेंट में शामिल रखनी है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फादर, डोमिसाइल फादर का बना हुआ है, आपने उसकी कॉपी करवानी है और अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करनी है। अब यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं क्लियर कर चुका, दोबारा कह रहा हूं कि फादर का जो डोमिसाइल है PRC है वो कहीं और का है, बच्चे का डोमिसाइल और PRC जो कराची का, अब वो कराची की जो स्पेसिफिक सीट्स हैं डाउ में है, जैसे MU में, उसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो भी फादर का डोमिसाइल और PRC भी कराची का होना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, फादर का डोमिसाइल और PRC और आपका डोमिसाइल और PRC उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसी शहर का होना चाहिए, वरना फिर आपको एडमिशन में मुश्किल पेश आ सकती है और हो सकता है एडमिशन के लिए आप एलिजिबल कंसीडर ना किए जाए, ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, नहीं बने हुए तो बनवाने हैं, बने हुए तो उसकी कॉपी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन केस ऑफ फादर नॉट अलाइव, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, अभी जिस पर मैंने बात की थी कि भाई अगर वालिद हयात नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर फ्रॉम नादर एंड कॉपी ऑफ PRC एंड डोमिसाइल ऑफ मदर, यानी आप डोमिसाइल और PRC से अभी भी नहीं बचेंगे, आपको मदर का डोमिसाइल और PRC की जो है वो कॉपी अटैच करनी होगी, ठीक है। फादर का डेथ सर्टिफिकेट, फादर का डेथ सर्टिफिकेट जो नादरा की तरफ से मिलता है उसकी कॉपी, और मदर के डोमिसाइल और PRC की कॉपी आपको जो है वो जमा करवानी होगी, डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी होगी, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं सर। इन केस ऑफ डाइवोर्स, कॉपी ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ PRC एंड डोमिसाइल ऑफ मदर, आपके पेरेंट्स अगर डाइवोर्स हैं, आप अपनी मदर के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी आपने जमा करवानी है, ठीक है। और इसके अलावा मदर के डोमिसाइल और PRC की कॉपी आपको जमा करवानी है। सर सवाल ये आपके जहन में आ रहा होगा, सर इतनी डॉक्यूमेंटेशन, भाई इतनी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए है कि मैं अभी फिगर देख रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 746 सीट्स हैं, सिर्फ 746 सीट्स बन रही है ओपन मेरिट पे, ओपन मेरिट पे 746 सीट्स हैं सिर्फ MBBS की। इतने बड़े शहर में, हजारों की आबादी में, और हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं, उनके लिए सिर्फ 746 सीट्स हैं,
इसलिए सारी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, इसके बगैर एडमिशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और बे फॉर्म, ठीक है जी। अच्छा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी या फिर सीएनआईसी नहीं बना तो बे फॉर्म की कॉपी आपको अटैच करनी होगी। कॉपी ऑफ सीएनआईसी ऑफ फादर के सीएनआईसी की कॉपी आपने यहां पर अटैच करना होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल करना होगी, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विद हिज और नेम डुअली रिटर्न। भाई आपने 4 तस्वीरें, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं अभी इब्तिदा में कि वो एक तस्वीर आपने चिपका दी, मजीद 4 तस्वीरें आपने उस फॉर्म के साथ अटैच कर लेनी है, ठीक है। और वो 4 तस्वीरों पे उसके पीछे आपका नाम साफ सुथरे अंदाज में बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ हो ताकि रीडेबल वो हो और उसको प्रोसेस आगे किया जा सके, ठीक है जी। अदर देन पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सही है ना, जो पेस्ट की हुई है उसके अलावा 4 तस्वीरें आपको पासपोर्ट साइज देनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और प्लीज ये हरकत मत कीजिएगा कि जनाब जो है ना वो शादी की तस्वीर निकाल के आप दे देना अपनी, प्लीज ब्लू बैकग्राउंड की बिल्कुल तरीके वाली तस्वीर जो है ना वो आपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी, उससे बड़े साइज की नहीं दीजिएगा, पासपोर्ट साइज दीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। अच्छा, candidate applying under the category of overseas Pakistani should submit proof of educational certificates of candidates from abroad and his her father mother working outside Pakistan। यानी कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके वालिद या वालदा की जो वर्किंग रही है पाकिस्तान से बाहर, उसको भी उन्हें साबित करना होगा डॉक्यूमेंट की शक्ल में। तो भाई यहां पर कुल मैंने आपके सामने 19 डॉक्यूमेंट्स की बात की है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमन अपने पास जमा कर लेने। अब आ जाइए जरा एक और बात गौर से सुन लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आपने एमबीबीएस की सीट के लिए अप्लाई किया है, एमबीबीएस के लिए आपने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना है, वो अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे आपने जमा करवाना है, मतलब उसकी क्या डिटेल्स आपने रखती हैं। सेकंड, आपके पास वेबसाइट पे एक फॉर्म आ रहा है एमबीबीएस का पब्लिक सेक्टर का ओपन मेरिट की बेसिस पे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, उस फॉर्म को डाउनलोड करोगे, उसको फिल करोगे जैसे कि तरीका बताया। डॉक्यूमेंट्स आप कॉपी करवाएंगे जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे कर दिया। उसके बाद सर ये हो गया एक सेट, ये हो गया एक सेट। दूसरा सेट भी आपने बनवाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सेट में, फॉर्म है ओरिजिनल, उसको फिल किया हुआ है, इसी की आपने करनी है फोटोकॉपी। तो 2 सेट इस तरह से बनेंगे, एक पूरा सेट इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ, एक पूरा का पूरा सेट इन ओरिजिनल फॉर्म और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मौजूद है। ये पहला सेट हो गया, इसी की आप करवाएंगे कॉपी, ये हो गया दूसरा सेट। यानी कि 2 सेट, एक ओरिजिनल कह चले और एक उसकी डुप्लीकेट कह लीजिए, फोटोकॉपी कह लीजिए। ये आपको करवानी है, इकट्ठा करके रखनी। आप सिर्फ एक की बात करें, सिर्फ एमबीबीएस की बात हुई। कोई स्टूडेंट है जो बीडीएस के लिए भी अप्लाई कर रहा है, तो उसके फिर इस तरह से कितने सेट बन जाएंगे, 4 सेट। एक एमबीबीएस का ओरिजिनल, एक बीडीएस का ओरिजिनल और एक एक उनकी फोटोकॉपी सेट। तो इस तरह से सबमिट होगा, ठीक है। इसको क्लियर रखिएगा। एमबीबीएस के लिए अलग फॉर्म है, बीडीएस के लिए अलग फॉर्म है, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये लिस्टेड है। मैं आपको अभी एप्लीकेशन में दिखा रहा हूं, मतलब दिखा भी चुका हूं, दोबारा भी दिखा देता हूं, चले मसला नहीं है। ये देख लीजिए जरा, यहां पर आपके सामने कुछ चीजें मेंशन है जी। यहां देखिए जरा, यहां लिखा हुआ है सेपरेटली, यानी अगर कोई बच्चा जो है एमबीबीएस के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो ऑनलाइन भी है फिजिकल भी है। और अगर कोई बच्चा बीडीएस के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए अलग फॉर्म है, ऑनलाइन भी फिजिकल भी है। तो ये याद रखिएगा, मत सोचिएगा कि मैंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें तो खुद पता चल जाएगा कि जनाब मैं तो जो है ना वो बीडीएस में भी एडमिशन लेना चाह रहा हूं तो मुझे खुद ही से एडमिशन दे देंगे। ऐसा खुद ही से कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा खुद ही से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है भाई। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाकर पहला सेट दूसरा सेट इकट्ठा करके अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है टीसीएस ऑफिस। अब कराची में कोई बच्चा अगर रह रहा है या कराची से बाहर अगर कोई रह रहा है तो उन्होंने पूरी लिस्ट दी है या कौन कौन से टीसीएस ऑफिस जाकर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट, अपना ये जो पूरा का पूरा एक एनवेलप के अंदर रखे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फॉर्म है, ये आप जमा करवा सकते हैं। भाई कहाँ कहाँ हैं, आओ जरा देख लेते हैं। यहाँ पर नवाबशाह, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर जो सिंध के अजला हैं उनका जिक्र मौजूद है। मैं चला गया डायरेक्टली कहाँ पे, कराची। यहाँ मुझे कराची के लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है, 47 से ये देखो जरा चली जा रही है, ये लिस्ट आगे तक जा रही है और ये लिस्ट यहाँ आकर ख़त्म हो रही है, ये लिस्ट यहाँ आकर एंड हो रही है, ठीक है भाई। तो ये वो सेंटर्स हैं कि जो आपको इजीली एक्सेस कर सकते हैं आप इन सेंटर्स को। वहां जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे पूरे के पूरे एनवेलप को और वो आपको एक फी वाउचर बना कर देंगे। तो फी वाउचर की कॉपी आपने फिर जो है वो क्या करनी होगी,
फी वाउचर है ना, फी वाउचर आपको रिसीव हो गया तो फी वाउचर भी आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। फी वाउचर भी यूनिवर्सिटी पेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। वो जरूर देख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा भाई, कहीं ये ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाए। तो मैं जरा हाईलाइट दोबारा से कर दूं, क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, वाउचर देंगे तो वो आपने कॉपी भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है। मेक इट क्लियर, ठीक है भाई, यहां तक हम पहुंच गए, समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट होंगे, समझ में आ गया सर हमारा जो फिजिकली फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे होगा, क्या क्या चीज़ों में अटैच करनी है, ये क्लियर हो गया। सर अब आ जाए जरा, और ये भी पता चल गया कि टीसीएस ऑफिस कौन कौन से कहाँ कहाँ आप अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, मालूम हो गया सर डेट क्या है। हमें तो भाई 14 जनवरी से पहले पहले हर हाल में अपने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, डिले नहीं करना, क्योंकि कोई लेट फीस नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई लेट फीस नहीं है दर के जनाब, लेट फीस के साथ करवा दो, कोई लेट फीस नहीं है, ये लास्ट मंथ 14 तारीख से पहले पहले खत्म हो जाना है काम, तो आपने अलर्ट रहना है, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हो, भाई ये प्रोसेस एक अभी अभी आपने फॉलो कर लेना है, डिले नहीं करना प्लीज, फिर कोई चांस आगे बचता नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें जी आगे जाते हैं। सर हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म है, जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं चला जाता हूँ अपनी लम्स की वेबसाइट पे, मैं यहाँ आ गया, ठीक है, मैंने लम्स की वेबसाइट पे जब क्लिक किया तो मेरे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं, चाहिए जी। अब मेरे पास डिटेल आती हैं तो मैं इन डिटेल्स को देखता हूँ। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पर काम करना है, अच्छा भाई काम करना है, ठीक है जी, आगे चलें। तो सर मेरे पास आ रहा है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट, तो ठीक है भाई, मुझे तो ये फॉर्म फिल करना है, ठीक मैंने फिल कर दिया। फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरी आईडी नहीं बनी तो क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर तुम्हें अपना सीएनआईसी एड्रेस मेंशन करना है, सीएनआईसी एड्रेस के बाद तुम्हें अपना जो सीएनआईसी एड्रेस है वो दोबारा से डालना है, 2 दफ़ा डालना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आगे आ जाऊं तो आगे मेरे पास ईमेल एड्रेस, जिस पर मेरे पास ईमेल आती है, जो मेरा ईमेल एड्रेस एक्टिव है मुझे वो यहाँ पर ऐड करना है, जिस पर मजीद इन्फॉर्मेशन भी चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिसीव हो, तो वो ईमेल एड्रेस ऐड होगा, 2 दफ़ा डाल रहे हैं, ठीक है जनाब। आप अपना कोई पासवर्ड रख लीजिए, कोई भी पासवर्ड जो कि आप याद रखें, पहले अपने पास पेपर पे लिख लो फिर यहाँ पर लिखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यहाँ पर रखना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। दोबारा से पासवर्ड डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा जब आप उसके बाद फिर यहां सरनेम मेंशन करके आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद क्या होगा, हाँ साइन अप करने के बाद आप वापस कहां चले जाएंगे। अब मसला यह है कि सर मेरी कोई आईडी बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं जी हाँ मैंने आईडी, बहरहाल मेरे पास टाइम था तो मैं बना ली थी। मेरे पास कुछ चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे नज़र आ रहा है सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, एमडीकैट डिटेल और फिर पिक्चर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनलिस्ट कर दी है, सही है जी। तो मैं आपको बस एक जायज़ा ले लेते हैं, सही है जी। नेम, फादर नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। अच्छा जहाँ पर आपको स्टैरिक बना हुआ नजर आ रहा है उसको उस कॉलम को आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। सीएनआईसी नंबर है, फादर सीएनआईसी नंबर है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ का डोमिसाइल और पीआरसी आपका बना है वो उस जगह का नाम आपने बताना है, ठीक है। प्रोविंस बताना है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फादर्स डोमिसाइल है वो बताना है। अच्छा जनाब ये डिटेल मैंडेटरी, अगर मैंने कंप्लीट नहीं की तो फिर मैं फंस जाऊंगा, सही है, ये मैं मिस कर गया था, सही है ना। तो फादर का डोमिसाइल भी जो है वो कराची का है, ठीक है जी। ये मैंने कंप्लीट कर ली डिटेल, ओके, डिटेल कंप्लीट हो जाती है। मैं आगे जाता हूँ, ओके। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है वो मैंने मेंशन कर दिया, मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया, फादर मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है लैंडलाइन नंबर इफ एनी, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं किया, मैंडेटरी भी नहीं था। कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, वही तमाम तर डिटेल जो कि मैंने अपने फिजिकली फॉर्म पे लिखी थी वही मैं डिटेल यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो जनाब ये पोर्शन भी इस फॉर्म का कंप्लीट हो जाता है। फिर एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है मैट्रिक का रिजल्ट, ठीक है, उसकी मैंने डिटेल्स डाली है और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ा है, कराची बोर्ड है तो मैंने मेंशन कर दिया BSEK, ठीक है जी। और उसके बाद ईयर मेंशन कर दिया, सीट नंबर लिखा है, ठीक है जी। और जो ओ लेवल्स के बच्चे हैं डेफिनेटली वो सीट नंबर में O3 मेंशन करते हैं जनरली, ठीक है जी, देखिएगा। अच्छा उसके बाद फिर इंटरमीडिएट पे आ जाइए, तो इंटरमीडिएट में हमारे पास ये डिटेल है, सही है। अच्छा प्री मेडिकल, ठीक है, मैंने सीट नंबर लिखा, पासिंग ईयर लिखा, अपना बोर्ड लिखा, अपने टोटल मार्क्स लिखे जो मैंने हासिल किए, डिवीजन लिखा और उसके बाद फिर मैं सेव करके आगे बढ़ गया। फिर मैंने अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मैंने मेंशन किए और मैं उसके बाद फिर आगे चला जाता हूं, ठीक है जी। कहीं कुछ मिसिंग है क्या? एमडीकैट रोल नंबर की डिटेल अभी मिसिंग है तो वो मुझे मेंशन करनी है। सपोज मेरा एमडीकैट का रोल नंबर था, राइट, ठीक है जी, एमडीकैट सेंटर
NED MDCAT मार्क्स 165। ओके, ये मैंने डिटेल मुकम्मल कर दी, सही है। आगे जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, साइंस सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब पिक्चर अपलोड करनी है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर अपलोड करना बाकी है। ओके, फाइल चूज़ करते हैं। अच्छा भाई, फिर हमारा लास्ट स्टेप बस ये था कि जनाब हमने फ़ाइल चूज़ करनी है। हमने चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद फिर हमने हमारे पास जो भी पिक्चर सेव थी हमने वो सेलेक्ट की और उसके बाद फिर अपलोड इमेज कर दिया। अपलोड इमेज करने के बाद मैंने एक बार चेक कर लिया कि जनाब मेरी जो सूरत हाल है वो क्या है। जनाब मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डाल दी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी डाल दी है, एकेडमिक डिटेल्स पूरी डाल दी है, साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स वगैरह मैंने सारे प्रैक्टिकल के साथ लोड वहाँ पर शेयर कर दिए हैं। पिक्चर बिल्कुल अपलोड कर दी गई है। ठीक है जी, तो उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ये तमाम तरह मैंने काम कर लिया है। अब मैं सबमिट करवा रहा हूं। ठीक है जी, ये प्रीव्यू है, तमाम तरह डिटेल मेरी यहां पर है। ठीक है, ठीक है जी, आई डिक्लेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ठीक है जनाब, मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक हो गया जनाब, यहां मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, मैंने ये क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर MBBS कोर्स। अच्छा जी, तमाम डेटा डालने के बाद उसके बाद ओपन मेरिट। अब मैंने क्या किया जी, उसके बाद चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मेक श्योर यू फिल ऑल फील्ड्स करेक्टली। ठीक है, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशंस प्रायोरिटी वाइज एज पर योर चॉइस। ठीक है, वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई योर डिटेल्स। ये बात बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है भाई। ये जो आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं ना, ये आपने सोच समझ के करनी है, इसमें कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। ठीक है जी, ओपन मेरिट की सीट पे करें। जी हाँ जी, बिल्कुल करें। सर टाउन कौन सा है देख लीजिए, बिन कासिम है, किमाड़ी है, गिडाप है, नॉन कराची। ठीक है जी, नहीं सर मेरा लियारी नहीं है। ओके, रेस्ट ऑफ ऑल टाउन्स ऑफ कराची। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके सर, ऑप्शन फॉर एडमिशन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। आई जनाब, फर्स्ट चॉइस में क्या है सर? फर्स्ट चॉइस में यस डाउ है सर। सेकंड चॉइस में क्या है? सेकंड चॉइस में जना है सर। थर्ड चॉइस में क्या है? अब याद रखिएगा, ये मैं MBBS के लिए कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, उसके बाद कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, फोर्थ चॉइस में क्या है सर? फोर्थ चॉइस में मैं जा रहा हूं भाई, देख के करना है, लियारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। ठीक है जी, ये कर लिया मैंने। तो ये मैंने कुछ चॉइसेस थी जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने 4 चॉइस यहाँ पर रखी हैं और मजीद भी चॉइसेस आप ऐड कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया और अपने डिस्ट्रिक्ट के एतबार से। मैंने उसके बाद फिर सबमिट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, फॉर फर्दर एंड डिटेल्स टू डाउनलोड PDF फ्रॉम क्लिक हियर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, प्लीज कोरियर फील्ड पेपर ओके फॉर्म अलॉन्ग विद मेंशन डॉक्यूमेंट्स थ्रू TCS ओनली। ठीक है जनाब, ये करना है और उसके बाद फिर मुझे अपने TCS वाला काम यानी कि फॉर्म जो फिजिकली मुझे जमा करवाना है उसको भी देखना होगा। ठीक है जी, सही। तो यहां तक मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है जो कि ऑनलाइन का है। दूसरी तरफ देखा जाए तो फिजिकली मुझे सारी चीज़ें वहां सबमिट करवानी है और उसके बाद फिर अपना जो पेड वाउचर है उसको भी ऐड करना है, डॉक्यूमेंट्स में शामिल रखना है और उसके बाद फिर उसकी सबमिशन होगी। ठीक है भाई, ये कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसीजर है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये प्रोसेस मैंने MBBS के लिए फॉलो किया। अब मुझे अगर यही रिक्वेस्ट जो है वो BDS के लिए करनी है तो डेफिनेटली उसका प्रोसीजर मुझे आगे जाकर दोबारा से अलग से फॉलो करना पड़ेगा। तो जनाब, इस वीडियो में कोशिश की गई कि आप ऑनलाइन फॉर्म की सबमिशन और फॉर्म की जो फिजिकल फॉर्म की सबमिशन है उसके प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो भाई काइंडली आप कमेंट में ऐड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आपको बर वक्त दे सकूं और अगर थोड़ी ताखिर हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर कोशिश होगी कि सही मालूमात के साथ आपको जवाब दे दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।